सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये थ्योरेटिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बल्कि इसलिए भी कि ये एक्सपेरिमेंटली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों के बीएससी के सिलेबस में जो एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। तो उसके लिए भी आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर वर्क कैसे करता है, इसके क्या क्या पैरामीटर होते हैं और ये एक्सपेरिमेंट में इसका क्यों यूज़ किया जाता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले मैं बिल्कुल एकदम शॉर्ट में एक लाइन में आप लोगों को बता दूं कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से मेज़र किया जाता है अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इसके अंदर से पास हुआ, उसी के प्रोपोर्शन में ये डिफ्लेक्शन देता है। ठीक है, डिफ्लेक्शन मतलब जैसे आप लोग नॉर्मल वोल्ट मीटर या एमीटर में देखते हैं कि उसमें से करंट फ्लो होता है तो एमीटर में एक डिफ्लेक्शन मिलता है। ठीक उसी प्रकार से बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में जब अमाउंट ऑफ चार्ज कोई भी आवेश पास करता है तो ये डिफ्लेक्ट होके बताता है कि उसके अंदर से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास हुआ। यानी इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, फंडामेंटली हम लोग इससे चार्ज मेजर करते हैं। हालांकि इनडायरेक्ट वे में हम लोग करंट भी मेज़र कर लेंगे इससे। अगर चार्ज मेज़र कर लेंगे कि कितना इसके अंदर से अमाउंट ऑफ चार्ज पास हुआ तो करंट भी मेज़र कर लेंगे, बट इसका मेनली प्रयोग किया जाता है चार्ज को मेज़र करने में। और हम लोग इसमें क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि ये जो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है इसमें करेंट, चार्ज और डिफ्लेक्शन, मतलब इतना अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें से पास होगा तो कितना डिफ्लेक्शन मिलेगा, उसमें रिलेशन निकालेंगे हम लोग। इसके अलावा हम लोग इसका करंट सेंसिटिविटी और इसका चार्ज सेंसिटिविटी निकालेंगे। और लास्ट में हम लोग ये कंडीशन देखेंगे कि कोई भी गैल्वेनोमीटर, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर कब बैलिस्टिक होता है और कब डेड बीट होता है। इतना हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपने इस सेगमेंट को। ठीक, यहाँ पे देखिए, ए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल ऑफ लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स which is suspended in a magnetic field. It is a specially designed galvanometer for measuring the total quantity of charge passed through it for a short duration. यानी बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में एक कुंडली होता है जिसमें कई फेरे होते हैं तथा इसका जड़त्व आघूर्ण बहुत अधिक होता है। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल या कुंडली यूज होता है उसमें तो पहली बात नंबर ऑफ फेरे भी ज़्यादा होते हैं और उसका जड़त्व आघूर्ण भी ज़्यादा होता है। यह कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया होता है। यह विशेषता इस प्रकार से बनाया जाता है कि यह अपने अंदर से बहुत कम समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को माप सके। अब इसका आप लोग डायग्राम देखेंगे तो ये ऐसे आप लोगों को दिखेगा कि ये एक कुंडली है। ठीक है, एक तार का बना है लेकिन इसमें कई फेरे होते हैं। ये कुंडली इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में लटकाया गया होता है जैसे, और ये नॉर्थ और साउथ पोल ये दर्शाया गया है मैग्नेट के लिए। एक मान लीजिए एक मैग्नेट के बीच में रखा है, इसका मतलब ये जो कुंडली है, ये जो कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो जैसे ही इसमें से चार्ज पास करेगा इस वायर में से, ये तुरंत क्या होता है, ये जो यहाँ से जो लटकाया गया है इसके अराउंड क्या कर जाता है, रोटेट कर जाता है, मतलब ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास होगा उसी के प्रोपोर्शन में इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। यानी कहीं ना कहीं अधिक डिफ्लेक्शन तो हम बोलेंगे इसके अंदर से अधिक चार्ज पास हुआ, कम डिफ्लेक्शन तो हम बोलेंगे कम चार्ज पास हुआ। तो इसी प्रोपोर्शन में हम लोग चार्ज मेजर करते हैं। क्लियर? तो इसके लिए चलिए हम लोग इसका थ्योरी करते हैं। थ्योरी याद है ना, क्या करना है हमको, चार्ज और जो डिफ्लेक्शन जो मिलेगा उसके बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक, तो एक एक लाइन आप लोग अच्छे से समझिए। हम लोग जैसे ही इस वायर में चार्ज फ्लो करेगा तो आप जानते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट। तो चार्ज फ्लो करने का मतलब हुआ करंट का फ्लो करना। तो जब करंट इस कुंडली में से पास करेगा, इस वायर में से पास करेगा, तो BC जो भुजा है, BC, इस भुजा पे कितना फोर्स लगेगा और इसके जो चारों भुजा हैं इन पे हम लोग फोर्स निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, फोर्स ऑन पहले BC पे निकालते हैं। तो फोर्स ऑन BC IL क्रॉस B, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड के केस में। तो IL यानी BC भुजा पे क्रॉस B। तो अब देखिए BC जो
ये जो भुजा है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ साइन थीटा आएगा, तो थीटा 0 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा 0, देन यहाँ पे साइन थीटा, साइन 0 का मान 0, यानी उस भुजा पे मैग्नेटिक फोर्स 0 लगेगा। तो चलिए इस पे तो पता चल गया कोई मैग्नेटिक फोर्स। अरे भाई हम मैग्नेटिक फोर्स क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में ये कुंडली रखा है, तो जब इस कुंडली में करंट फ्लो करेगा तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पे एक फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा तो ये जो कुंडली है ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, रोटेट कर जाएगा। तो यही डिफ्लेक्शन ही तो हमें मेजर करना है। तो हमें पहले पता करने पड़ेगा कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है I और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है B, इनके इंटरेक्शन के थ्रू ये जो वायर्स हैं, ये जो चारों भुजाएं हैं कुंडली के, इस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो BC वाले पे तो 0 आ गया। सिमिलरली AD वाला जो भुजा है इस पे भी 0 आ जाएगा, क्योंकि इस पे भी एंगल या तो 0 बनेगा या तो 180 बनेगा, दोनों केस में 0 होगा। Now force on side AB and DC will be same but in opposite direction, hence a torque acts on it। देखिए अब यहाँ पे आइए, देखिए इस वाले भुजा AB को देखिए, इसमें करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, और भुजा CD देखिए इसमें करंट नीचे की ओर जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये जो दोनों भुजाएं हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं, पर एक में अगर करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो दूसरे में नीचे की ओर, अपोजिट, बट मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम डायरेक्शन में है दोनों के लिए। तो ऐसे में होगा क्या कि इस मैग्नेटिक फील्ड पे इस भुजा AB पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसके जस्ट अपोजिट CD में लगेगा। तो जैसे मान लीजिए अगर इस AB भुजा पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो ये CD भुजा पे जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो एक यहाँ पे बल आघूर्ण टॉर्क जनरेट हो जाएगा। ये जो टॉर्क है ये इस कुंडली को इस डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर, परपेंडिकुलर। ध्यान रहे मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फोर्स इस वायर पे लगेगा, इस वायर के लेंथ के परपेंडिकुलर इधर बाहर की ओर, यानी ये वाला जो मैंने रेड लाइन बनाया है ये बिल्कुल इस भुजा AB के लंबवत बाहर की ओर जा रहा है, जबकि इसके में अपोजिट यानी इस भुजा CD के लंबवत अंदर की ओर जाएगा। तो ये दो एक बल युग्म बनाएंगे और यही बल युग्म इसको क्या कर देगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर देगा कुंडली को, और हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अच्छा ये डिफ्लेक्शन क्यों देखने को मिला, क्योंकि इसमें इस कुंडली में करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा ये करंट क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है इस वायर में, ठीक। तो इसी को तो हमें मेजर करना है, यानी इसी चार्ज के कारण ये कुंडली घूम गया, डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक। तो यानी चार्ज और डिफ्लेक्शन में एक रिलेशन निकल के आना चाहिए, उसी को हम लोग डिराइव करने बैठे हैं, ठीक। तो वो फोर्स वो टॉर्क कितना आएगा, बल आघूर्ण। आप जानते हैं टॉर्क यानी बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है कोई भी एक फोर्स इनटू दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस। तो जो फोर्स है वो IL क्रॉस B, या यूं कह लीजिए, देखिए यहाँ पे ये I हो गया, L इसका ये वाले का लेंथ है L क्रॉस B, तो L इंटू B इंटू साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1, तो IL इंटू B होगा फोर्स। तो इस पे ये जो फोर्स लग रहा है IL इंटू B, और यहाँ पे ये क्रॉस नहीं, ये मतलब बस मल्टीप्लाई किए हैं B क्या है, दोनों फोर्सेस के बीच की दूरी। कैसे, क्योंकि ये वाले भुजा, ये जो BC भुजा थी B, तो इन दोनों बलों के बीच का जो दूरी है, दोनों बल का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा उनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, B होगी, ठीक। तो यहाँ पे ये B आ गया। अब देखिए IB, ये L इंटू B, अब देखिए कुंडली में ये है B और ये है L, तो L इंटू B क्या बनाएगा, इस एरिया, इसका एरिया बनाएगा, कॉइल का एरिया, कुंडली का एरिया बनाएगा, समझ में आया। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख दिए, A क्या है, इस कॉइल का एरिया है। मान लेते हैं उस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, IN इंटू A इंटू B मैग्नेटिक फील्ड है, A कॉइल का एरिया है, सरफेस एरिया, n नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट है, टाउ क्या है, बल आघूर्ण यानी टॉर्क है। इफ करंट I इज अप्लाइड फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में पास होने वाले चार्ज को मेजर करता है, यानी बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में करंट फ्लो किया है। तो ऐसे में ये जो वायर जो अचानक झटके से डिफ्लेक्ट होगा तो एक इम्पल्स जनरेट होगा। इम्पल्स मतलब समझते हैं ना आप लोग, एक प्रकार का आवेग जनरेट होगा, और उस इम्पल्स का मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, वो होता है इंटीग्रल 0 से t, क्योंकि मान लेते हैं चार्ज t समय तक फ्लो किया है, तो 0 से t टाउ इंटू dt, तो ये मोमेंट ऑफ इम्पल्स क्या आएगा, ये देखिए टाउ का मान यहाँ पे रख दीजिए, और t यानी t पे इंटीग्रल है, तो यहाँ पे I, ये जो करंट है इसमें t का फैक्टर छुपा होता है। कैसे, देखिए I बराबर क्या होता है,
आप लोग जानते हैं I बराबर होता है dq/dt। अच्छा, ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ये इंटीग्रेशन किस पे है? टाइम dt पे है। और यहाँ पे I n इंटू a इंटू बी, n और a और b में टाइम का फैक्टर नहीं होता है, लेकिन करंट में होता है। करंट I इक्वल टू होता है dq/dt, होता है dq/dt। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, ओके, क्लियर। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे आप लोग, वो ये आपको ध्यान देना है कि देखिए फिर से उसी पे आता है, आई इक्वल टू क्या होता है? dq/dt। तो यहाँ से dq बराबर क्या हो जाएगा? dq बराबर i इंटू dt। तो q बराबर क्या हो जाएगा? q बराबर हो जाएगा इंटीग्रल i इंटू dt। तो अब देखिए यहाँ पे ज़रा देखिए, ये इंटीग्रल 0 से t i इंटू dt, यही तो है q। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देते हैं? q। ठीक, क्लियर। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप I का वैल्यू ही रख दीजिए। I का वैल्यू आप रखिए dq/dt। तो चलिए I की वैल्यू यहाँ पे देखिए, मैं दूसरे तरह से आपको बता देता हूँ यहाँ से। तो ये इंटीग्रल 0 से t, I का वैल्यू रखिए dq/dt। यहाँ पे dt से dt कट जाएगा और यहाँ पे बचा, अब यहाँ पे 0 से t, ये टाइम पे था, तो अब इसका लिमिट होगा 0 से q और यहाँ पे dq। तो dq का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा q, बस ये सेम आ गया। वैसे भी यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है, यही तो होता है चार्ज। तो ये यहाँ पे लिख दिया गया। तो ये मोमेंट ऑफ इम्पल्स कितना आ गया? na इंटू बी इंटू क्यू। इसी को हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इम्पल्स, समीकरण नंबर 1। अब हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स में जो मोमेंट ऑफ इम्पल्स होता है वो क्या होता है? आई इंटू ओमेगा होता है। आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आया है यहाँ अपने इस नॉर्मल थ्योरी से, जो हम लोग ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कर रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आता है मैकेनिक्स से। तो ये मैकेनिक्स वाला फॉर्मूला और ये दोनों फॉर्मूले को हम इक्वेट करेंगे। आई हमने बताया जैसा कि जड़त्व आघूर्ण है उस कॉइल का, यानी कुंडली का। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, मैंने शायद एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दिया था क्या? पर एंगुलर वेलोसिटी, अगर मैं गलती बोला भी होगा तो करेक्ट कर लीजिएगा। एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे। तो Q इंटू एन इंटू बी इक्वल टू आई ओमेगा। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल लीजिए, हमको आगे जरूरत पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ये ओमेगा को 2 बार जरा लिख दीजिए। तो ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे आई इंटू ओमेगा की वैल्यू ये है, उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए QN इंटू ए इंटू बी और एक ओमेगा यहाँ पे बचा हुआ है। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। This kinetic energy is used to twisting the suspension of wire by angle थीटा। मान लेते हैं यही काइनेटिक एनर्जी उस कुंडली को थीटा एंगल तक डिफ्लेक्ट करा देता है, रोटेट करा देता है। तो जो टोटल वर्क डन होगा वही क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यही काइनेटिक एनर्जी ने उस कुंडली पे वर्क किया जिसके कारण वो रोटेट किया थीटा एंगल। तो टोटल वर्क डन क्या होता है? हाफ सी थीटा स्क्वायर, और वही बराबर होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के। यहाँ पे सी क्या है? ये सी होता है रिस्टोरिंग कपुल पर यूनिट ट्विस्ट होता है। अब यहाँ पे हाफ से हाफ कट जाएगा, सी थीटा स्क्वायर इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा थीटा अंडर रूट सी बाई आई। अब यहाँ पे देखिए इस वैल्यू को, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा। इक्वेशन 3 एक बार आपको और दिखा दूँ, ये रहा हमारा इक्वेशन 3। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू लाके हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक, इस इक्वेशन में यहाँ इसमें पुट करेंगे। तो ओमेगा की वैल्यू जब इधर हम लोग पुट करेंगे तो ये QN A इंटू बी बटे आई इक्वल टू थीटा अंडर रूट सी बाई आई। तो यहाँ से जब हम इसको पुट करके सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा ये कुछ स्टेप, जैसे यहाँ पे हम लोग सी को बाहर निकालना चाह रहे हैं, आई बाई सी। तो यहाँ एक सी से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करके यहाँ पे सी स्क्वायर बना के एक सी बाहर निकाल लिए और एक सी यहाँ पे अंदर फंसा हुआ है। थोड़ा सा रीअरेंज किया गया है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया जो चार्ज और डिफ्लेक्शन थीटा के बीच में एक रिलेशन देता है। क्लियर, यही हमारा मेन इक्वेशन है। इसके अलावा और भी इसमें इक्वेशंस है। इफ़ कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, देन हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी होता है। ये फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पढ़ाया गया है ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर वाले टॉपिक में। ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर वाले टॉपिक में टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी होता है।
ठीक है। तो यहाँ से अंडर रूट आई बाई सी का वैल्यू क्या आएगा, टी बाई 2 पाई। अगेन इसको हम लोग ले जाके यहाँ पे पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पे ये टाइम पीरियड के टर्म्स में आ गया, Q इक्वल टू सी बाई एन ए बी टी बाई 2 पाई इंटू थीटा। ये टाइम पीरियड के टर्म्स में हम लोग इसलिए लाए हैं कि देखिए एक्सपेरिमेंटली टाइम पीरियड अच्छे से कैलकुलेट किया जाता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के केस में, जबकि ये आई और सी तो खैर वो तो कांस्टेंट है, आई जो है आई को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में, बट टाइम पीरियड के टर्म्स में हम लोग इसको अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। यही कारण है कि एक्सपेरिमेंटली ये फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन चार्ज Q फ्लोइंग थ्रू द बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर एंड द मैक्सिमम थ्रो ऑफ थीटा ऑफ द कॉइल। ठीक, ये फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 5 है इसी को यहाँ पे दोबारा लिख दिया गया है। हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम लोग इसको Q इक्वल टू के थीटा लिख सकते हैं, और K को हम लोग ये इतने पार्ट को हम लोग K मान लेते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। कोई भी बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में जब कुंडली या कॉयल वगैरह लगा के उसको मैन्युफैक्चरिंग कर दिया जाता है फैक्ट्री में, तो उसका टाइम पीरियड और ये सब चीज़ें ये सब कांस्टेंट हो जाती हैं। CNAB ये सब फिक्स होता है, ये सब बदलता नहीं है। तो किसी भी बैलिस्टिक, ध्यान रहे, जब बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर फैक्ट्री में बनेगा तो उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उसका एरिया क्या है, उसमें उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसका ट्विस्टिंग कपुल पर यूनिट ट्विस्ट क्या है, फिर उसका टाइम पीरियड क्या है, ये सब चीज़ें फिक्स हो जाती हैं उसी के बनने के साथ ही। तो इतने भाग को हम एक नया कांस्टेंट के से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला Q ये प्रोपोर्शनल टू थीटा, और यही कांस्टेंट के जो है इसको बोला जाता है बैलिस्टिक कांस्टेंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। क्लियर, बैलिस्टिक कांस्टेंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ये हर गैल्वेनोमीटर का अलग अलग होता है। क्लियर, उसके कुंडली में कितने टर्न्स हैं, वो किस मटेरियल का बना है, उसके अंदर जो मैग्नेट लगाया गया है उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इन सभी चीज़ों पे इसका वैल्यू ये निर्भर करता है। So the total charge passed through the galvanometer is proportional to the maximum angular deflection theta of the coil। तो ये तो फॉर्मूले से दिख ही रहा है। अब हम लोग इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, जिसे हम लोग चार्ज सेंसिटिविटी या करेंट सेंसिटिविटी बोलेंगे। तो सबसे पहले हम चार्ज सेंसिटिविटी निकालते हैं। चार्ज सेंसिटिविटी क्या होता है, द क्वांटिटी थीटा बाई Q इज कॉल्ड चार्ज सेंसिटिविटी। इसको Q सफिक्स में S से दर्शाते हैं, विच इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट चार्ज। यानी एक यूनिट चार्ज, एक एकांक यानी एक कूलाम चार्ज फ्लो करने में उस बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से उसमें कितना डिफ्लेक्शन आता है, उसी को उसका हम लोग चार्ज सेंसिटिविटी कहते हैं। तो QS इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई Q। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे इस फॉर्मूले से थीटा बाई Q अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा 1/K। देखिए यहाँ पे 1/K आएगा। अब K की वैल्यू रखिए, तो यहाँ पे ये K की वैल्यू 1 में रखेंगे तो ये पूरा पलट जाएगा। जैसे यहाँ पे C ऊपर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे। तो यहाँ पे ये NBA/C 2π/T हो जाएगा। तो यहाँ से ये इसका चार्ज सेंसिटिविटी आ गया। ठीक, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्शन कपुल टाउ इज इक्वल टू रेस्टोरिंग कपुल C इंटू थीटा। ठीक है, जो डिफ्लेक्शन कपुल है वो रिस्टोरिंग कपुल C इंटू थीटा के बराबर होगा। अब आप लोग बोलेंगे ये कौन सा नया समस्या आ गया। देखिए, अपने इनर्शिया के कारण जब वो वायर डिफ्लेक्ट होगा तो अपने इनर्शिया के कारण वो रिस्टोरिंग मतलब एक अपने प्रत्यास्थता के गुण के कारण वो वापस अपने प्रारंभिक अवस्था में आने के लिए एक रिस्टोरिंग कपुल लगाएगा। उसकी वैल्यू होगी C इंटू थीटा, जो कि डिफ्लेक्शन कपुल टाउ के बराबर होगा। अरे भाई, जो बल आघूर्ण उस पर लगा है, जो टॉर्क लगा है उस कुंडली को रोटेट करने के लिए, जो उसको रोटेट किया है, तो मैकेनिकली ये जो कुंडली रोटेट हुआ है तो मैकेनिकली इसका भी तो कोई ना कोई इलास्टिसिटी होगा। तो अपने उस इलास्टिसिटी के प्रॉपर्टी के कारण वो अपने प्रारंभिक यानी इनिशियल पोजीशन में आने के लिए एक अपना रिस्टोरिंग कपुल लगाएगा अपने अंदर से, और वो इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर होंगे। तो रिस्टोरिंग कपुल C इंटू थीटा होता है, और डिफ्लेक्टिंग कपुल यानी टॉर्क वो तो आप देखे ही थे, NIA इंटू B था। तो यहाँ से जब आप लोग इसको ये NIA इंटू B अभी टाउ निकाले थे ना पीछे, आप लोग जाके देखिए, वो होगा C इंटू थीटा। तो यहाँ से आपको I और थीटा के बीच में भी एक रिलेशन मिल गया। करेंट I इक्वल टू C/NBA इंटू थीटा, यानी I इज ए प्रोपोर्शनल टू थीटा, Q इज ए प्रोपोर्शनल टू ऑल्सो थीटा एंड I इज ए प्रोपोर्शनल टू ऑल्सो थीटा। तो यहाँ पे ये करेंट और डिफ्लेक्शन थीटा के बीच में एक रिलेशन मिला। अब यहाँ पे हम लोग करेंट सेंसिटिविटी डिफाइन करेंगे। करेंट सेंसिटिविटी जैसे चार्ज सेंसिटिविटी थीटा बाई Q होता है, उसी प्रकार करेंट सेंसिटिविटी थीटा बाई I होता है। यानी यूनिट
एम्पियर, यानी 1 एम्पियर करंट फ्लो करने में वो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन आएगा, वही उसका होता है करंट सेंसिटिविटी। तो थीटा बाई आई, अगर आई बराबर आप 1 एम्पियर रख दे तो ये थीटा ही हो जाएगा, यानी 1 एम्पियर करंट में कितना थीटा निकल के आया वही उसका होता है करंट सेंसिटिविटी, जिसे आई एस से प्रदर्शित करते हैं, वो होगा थीटा बाई आई। तो यहाँ पे आप जैसे ही ये थीटा बाई आई यहीं से निकाल लीजिए, सीधे फॉर्मूले से थीटा बाई आई करेंगे तो ये एन बी ए बाई सी हो जाएगा। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं वेयर आई एस इज इक्वल टू थीटा बाई आई इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी विच इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। क्लियर। अब हम लोग इक्वेशन 6 और 7 यानी चार्ज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी वाले इक्वेशन को जरा हम एक साथ कंबाइन करते हैं, देखते हैं क्या इनके बीच में भी कोई रिलेशन आ रहा है क्या। ये इक्वेशन चार्ज सेंसिटिविटी वाला और ये करंट सेंसिटिविटी वाला, जरा दोनों को ध्यान से देखिए तो करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू एन बी ए बाई सी है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एन बी ए बाई सी, तो इसको हम लोग आई एस लिख सकते हैं, यानी चार्ज सेंसिटिविटी इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू करेंट सेंसिटिविटी। तो ये एक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट रिलेशन देखने को मिला हमें कि चार्ज सेंसिटिविटी इक्वल टू करेंट सेंसिटिविटी इंटू 2 पाई बाई टी, यानी चार्ज सेंसिटिविटी इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू करेंट सेंसिटिविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन एग्जाम में पूछता है, प्रूफ करिए चार्ज सेंसिटिविटी इक्वल टू 2 पाई बाई टी। टी क्या है, टाइम पीरियड है उसके बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के कॉइल के ऑक्सीलेशन का। जब देखिए बहुत ही शॉर्ट समय, मान लीजिए 1 सेकेंड में 1 एम्पियर का करंट या यूं कह लीजिए 1 कूलाम का चार्ज उसमें से पास होके जब रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, तो वो कॉइल क्या करने लगेगा, ऑक्सीलेट करने लगेगा, तो उसी ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड है। अब हम लोग ये इसके बढ़ते हैं, इसका हम लोग कंडीशन देखते हैं कि कंडीशन फॉर मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर टू बी बैलिस्टिक, यानी वो क्या कंडीशन है जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बैलिस्टिक होगा। बैलिस्टिक का मतलब गतिशील, हाईली डायनेमिक, समझ में आया। बैलिस्टिक मतलब फुल मूड में होना उसका, ठीक है। एक होता है कंडीशन डेड बीट वाला, तो वो बाद में देखेंगे। तो मूविंग कॉइल जो गैल्वेनोमीटर है वो बैलिस्टिक कब होगा। बैलिस्टिक का मतलब समझ रहे हैं ना, क्विक रिस्पांस देना, बहुत तेजी से डायनेमिक हो जाना, क्विक। जैसे बैलिस्टिक का आप लोग मिसाइल सुने होंगे, बैलिस्टिक मिसाइल, तो उसी प्रकार यहाँ पे ये बैलिस्टिक है। तो ये कब होगा, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी बैलिस्टिक इफ इट्स कॉइल मेक्स लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन बिफोर कमिंग टू द रेस्ट आफ्टर द एंटायर चार्ज पासेस थ्रू इट, यानी इसके कॉइल में से जब चार्ज पास हो जाए तो पास हो जाने के बाद इसका कॉइल कितने देर तक ऑक्सीलेट करता है, मतलब अगर ज़्यादा देर तक वो ऑक्सीलेट करता रहेगा तो इसका मतलब वो बैलिस्टिक है। और इसके लिए कंडीशन क्या होता है, बैलिस्टिक होने के लिए कंडीशन ये है कि जो पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन है शुड बी लार्ज। तो वो तो मैं बता ही रहा हूँ कि चार्ज पास हो जाने के बाद, जैसे चार्ज जब भी पास होगा बहुत ही कम समय के लिए, मान लीजिए 1 सेकेंड के लिए पास हुआ, फिर उसके बाद चार्ज पास होना बंद हो गया, तो 1 सेकेंड में जो चार्ज पास हुआ वो उस कॉइल को डिफ्लेक्ट कर देगा। तो वो कॉइल रेस्ट में आने से पहले जो वो डिफ्लेक्ट हुआ है तो वो कितने देर तक वो ऑक्सीलेट करता रहेगा, ये होता है बैलिस्टिक का मतलब। तो अगर लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन दिया तो इसका मतलब वो बैलिस्टिक है। ये तब पॉसिबल है जब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, लार्ज हो, और उसका टोरिजनल रिजिडिटी सी वो क्या हो, स्मॉल हो। कंडीशन याद रखिएगा, बैलिस्टिक होने का कंडीशन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज होना चाहिए, टोरिजनल रिजिडिटी यानी ट्विस्टिंग कपुल पर यूनिट ट्विस्ट सी का मान स्मॉल होना चाहिए। ठीक। और दूसरा कंडीशन क्या है, द डैम्पिंग इज केप्ट लीस्ट, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ कॉइल शुड बी वाउंड ऑन ए नॉन कंडक्टिंग फ्रेम। डैम्पिंग कम से कम होना चाहिए, तब जाके ये कंडीशन फॉलो होगा बैलिस्टिक वाला। नेक्स्ट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बैलिस्टिक और डेड बीट होने का कंडीशन बताइए। अब हम लोग दूसरा अगला देखेंगे, कंडीशन फॉर द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू द डेड बीट। डेड बीट मतलब खत्म, मर गया, ठीक है। मतलब चार्ज पास किया मान लीजिए 1 सेकेंड के लिए, या करंट पास किया 1 सेकेंड के लिए, फिर वो एक बार डिफ्लेक्ट किया, लेकिन एक बार डिफ्लेक्ट करके बस तुरंत रेस्ट में आ गया, वो ऑक्सीलेशन नहीं कर पाया, समझ में आया ना, वो डेड हो गया। तो इसका कंडीशन क्या होता है, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी डेड इफ इट्स कॉइल रिटर्न टू इट्स रेस्ट पोजीशन क्विकली विदाउट एनी ऑक्सीलेशन आफ्टर बीइंग डिफ्लेक्टेड, यानी चार्ज पास होके
डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन डिफ्लेक्ट होने के तुरंत बाद ये रेस्ट में आ जाएगा और किसी भी प्रकार का ऑक्सीलेशन यानी कंपन नहीं कर पाएगा, तो वो डेड हो जाएगा। इसका कंडीशन क्या होता है? इसका कंडीशन जस्ट उसका उल्टा है, यानी द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन कॉयल शुड बी स्मॉल। इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस कॉयल का वो स्मॉल होना चाहिए और उसका ट्विस्टिंग कपुल पर यूनिट ट्विस्ट यानी टॉर्जनल रिजिडिटी बहुत ही लार्ज होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन भी उसका उल्टा है कि डैम्पिंग केप्ट लार्ज, यानी डैम्पिंग बहुत ज़्यादा होना चाहिए। फॉर दिस द कॉयल इज वाउंड ऑन ए कंडक्टिंग फ्रेम एंड सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस्ड बिटवीन द पोल पीसेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो इसके लिए देखिए डेड बीट वाले कंडीशन के लिए हम लोग जो कॉयल है, जो कुंडली है, उसको कंडक्टिंग फ्रेम में हम उसकी वायरिंग करते हैं तो वो डेड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको उसको बैलिस्टिक रखना है तो उसका जो वायरिंग किया जाता है वो नॉन कंडक्टिंग फ्रेम में किया जाता है कॉयल का। समझ में आया? तो कंडीशन एक बार देख लीजिए फिर से। बैलिस्टिक के लिए आई लार्ज होना चाहिए, सी स्मॉल होना चाहिए और जो कॉयल का बाइंडिंग है वो नॉन कंडक्टिंग फ्रेम में होना चाहिए। जबकि डेड बिट के लिए आई जो है वो स्मॉल होना चाहिए, सी लार्ज होना चाहिए और कॉयल का जो वाइंडिंग होगी उसका बाइंडिंग जिसको बोला जाता है वो यहाँ पे वाइंडिंग उसको बोलते हैं, वाइंडिंग, वो कंडक्टिंग फ्रेम में होना चाहिए। ठीक, कंडक्टिंग फ्रेम में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसको बहुत ही जल्दी रेस्ट में ला देगा, डैम्पिंग ज़्यादा कर देगा और वो डेड हो जाएगा। क्लियर? तो ये था मूविंग कॉयल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के ऊपर एक फुल फ्लेज्ड टॉपिक। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज रख के आप लोगों को समझाने की कोशिश की है ताकि ये पूरा टॉपिक आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए। आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है और इसके बाद हम लोग इसके सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और इस यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज देखेंगे, वो बाद में करेंगे। पहले थ्योरी पूरा कर लें तो इसके बाद मैं अगले यूनिट का थ्योरी लाऊंगा। इसके सभी आएंगे, मतलब सभी जो बचे हुए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, सब्जेक्टिव टाइप का होगा, एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सभी डिस्कशन होगा। लेकिन पहले मैं पूरे कोर्स का थ्योरी कंप्लीट कर लेना चाहता हूँ। ठीक, तो इस यूनिट का थ्योरी वाला पार्ट पूरा हो गया। इन पूरे वीडियोस को क्रम से देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ यूनिट वाइज पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पूरे यूनिट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग डायरेक्ट उसके प्लेलिस्ट पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पूरे वीडियो बिल्कुल क्रम से मिलेंगे, आप लोग वहाँ से पूरा अपना कर सकते हैं कोर्स। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।